गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 24 फरवरी 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है। केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम में अपने दो हालिया निर्णय प्रकाशित किए हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, उसी के अवसर पर यह नियम पारित किया है। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय भी बन गया है। न्यायालय की वेबसाइट पर अंग्रेजी संस्करण के ठीक नीचे मलयालम में फैसले अपलोड किए गए हैं। तो न्यूज़ आज की पहली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। यहाँ पर आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, और दूसरा पॉइंट कब ऐसा किया है। तो 21 फरवरी को क्या खास होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने एक ही न्यूज़ में आपको दो न्यूज़ क्लियर करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक बटन पर जल्दी से सारे लोग प्रेस कर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी केरल से। केरल से बात करें तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम राजधानी है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं केरल में किस एक चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर किया करें, ठीक है। केरल में बात करें तो मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जेपी नड्डा साहब से। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इन्होंने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक को लॉन्च किया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लॉन्च करी है। इस पुस्तक का अग्रेषण विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है। इसके संपादक सुजय चिनाय, विजय चौथवला और उत्तम कुमार सिन्हा हैं, ठीक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत की छवि बदलने का फैसला लिया है। इसे विजडम ट्री द्वारा प्रकाशित किया गया है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है गाइस कि जेपी नड्डा साहब ने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक को लॉन्च किया है। अब आपको पता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो क्या आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? अगर हाँ तो सही है, अगर नहीं तो कौन है इस टाइम में कांग्रेस के हेड? कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर जरूर करिएगा, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ने जीता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब आपको पता है जैसा कि 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे मनाया भी गया है, तो उसी अवसर पर डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ने जीता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। तो भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। इन्होंने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड पाया है। उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बांग्लादेश के ढाका में पुरस्कार मिला है। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। डॉक्टर मिश्रा ने ओडिशा की हाशिए की भाषा की संस्कृति और शिक्षा पर 3 दशकों से अधिक काम किया है। तो याद रखिएगा गाइस, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ने जीता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, ठीक है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2021 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यूनेस्को क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह पुरस्कार 2021 से हर 2 साल में दिया जाता है। मातृभाषाओं के संरक्षण, पुनरुद्धार और विकास में असाधारण योगदान की मान्यता में इसे दिया गया। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर किए गए संरक्षण के लिए प्रयासों का सम्मान करता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राजीव रघुवंशी। एक अपॉइंटमेंट से न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। राजीव रघुवंशी बने हैं भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल। तो श्री राजीव रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई के रूप में डॉक्टर वीजी सोमानी की जगह ली है, जो 2019 से इस पद पर थे, ठीक है। बात करें तो वे रैन बैक्शी और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ काम कर चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता डोसेज फॉर्म डिज़ाइन और विकास में है। उनके योगदान के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने उन्हें 2 बार डॉक्टर रेड्डी
के एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है गाइस, तो राजीव रघुवंशी बने हैं भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल। अब ड्रग कंट्रोल जनरल क्या होता है, आइए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है और देश में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने वाली आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। तो विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम की प्रतिपादक है डॉक्टर कनक रेले, इनका निधन हो गया है। उन्होंने नृत्य अनुसंधान के लिए नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना करी थी। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया और जनता तक शास्त्रीय नृत्य पहुंचाया। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने वाली आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। आइए मोहिनी अट्टम के बारे में जान लेते हैं। भारत के केरल से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। यह बताया जाता है कि मूल रूप से इसे केरल के मंदिरों में महिलाओं द्वारा देवी भगवती की पूजा करने के लिए शुरू किया गया था। यह नाट्य शास्त्र की लक्ष्य शैली पर आधारित है। इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक श्रृण भाव आते हैं। आमतौर पर नर्तक की पोशाक सोने की किनारी वाली एक सफ़ेद या धूमिल सफ़ेद साड़ी होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब आपको पता होना चाहिए, संसद रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा करी गई है और किन किन लोगों को पुरस्कार दिए गए अभी हम जानेंगे। संसद रत्न पुरस्कार के 13वें संस्करण के विजेताओं की सूची निकाली गई है। यह पुरस्कार 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। प्रमुख सीपीआईएम नेता टीके रंजराजन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। विजेता कौन कौन रहे हैं, तो विद्युत बरन महतो, ये भाजपा से हैं, झारखंड के, इनको दिया गया है। डॉक्टर सुकांता मजूमदार भाजपा की हैं, पश्चिम बंगाल से। कुलदीप राय शर्मा आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, अंडमान निकोबार से। इसके अलावा हिना विजय कुमार गावित भाजपा से हैं, महाराष्ट्र। अधीर रंजन चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, पश्चिम बंगाल से। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, गोपाल चिन्या शेट्टी भाजपा महाराष्ट्र। सुधीर गुप्ता भाजपा सांसद। अमोल कोल्हे एनसीपी महाराष्ट्र। जॉन ब्रिटस सीपीआईएम केरल। मनोज कुमार झा आरजेडी बिहार। फौजिया तहसीन अहमद खान एनसीपी महाराष्ट्र। विशंबर प्रसाद सपा उत्तर प्रदेश। श्रीमती छाया वर्मा आईएनसी छत्तीसगढ़। आइए संसद रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ और जान लेते हैं। पुरस्कारों को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर संस्थापित किया गया था। उन्होंने चेन्नई में 2010 में खुद पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था। अब तक 90 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2023 पुरस्कारों के लिए अर्जुन राम मेघवाल ने जूरी समिति की अध्यक्षता की और टीएस तिरुमूर्ति इसके सह अध्यक्ष रहे। तो उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, 12 बस्ती गांव ने स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प लिया है। तो 27 फरवरी 2023 को नागालैंड में पोल आयोजित होने के अवसर पर कोहिमा गांव, जिसे 12 बस्ती के नाम से भी जाना जाता है और जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव भी है, ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावों को अपनाया है। कोहिमा गांव के प्रत्येक नागरिक को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया गया है। ग्राम परिषद ने निष्पक्ष चुनाव अभियान करने के लिए सख्त नियमों को सामने रखते हुए बताया कि कोई भी राजनीतिक दल अभियान नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा, नागालैंड का गांव है 12 बस्ती। नागालैंड में किसकी सरकार है, क्या आप जानते हैं? यहाँ के गवर्नर कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में बताइएगा। और यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिएगा। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, 13 राज्यों के नए गवर्नर बने हुए हैं। तो सारे के सारे गवर्नर अपनी शपथ को लेते जा रहे हैं। हम डेली 1 या 2 गवर्नर्स को पढ़ रहे हैं। तो आज पहले हम लोग पढ़ने वाले विश्वभूषण हरिचंदन को।
इन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो छत्तीसगढ़ के कुल 9 गवर्नर बने हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे अभी तक, और 1962 में उड़ीसा के उच्च न्यायालय बार और 1971 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए थे। वे 5 बार उड़ीसा की राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और एक मंत्री के रूप में कार्य भी किया। 1980 में ओडिशा में भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, तो विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी है। और क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन है मुख्यमंत्री? तो चलिए मैं बता देता हूं, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक और राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ेंगे। मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके ने शपथ ली है। तो अनुसुईया उइके ने इम्फाल में मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इसको सही कर लीजिएगा, 16वें राज्यपाल। ठीक है, मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन ने अनुसुईया उइके को पद की शपथ दिलाई है। अनुसुईया उइके अभी तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी और ये मणिपुर की बन गई हैं। ठीक है, 2006 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य भी बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पर कौन है इस टाइम सीएम? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ उन्हीं के लिए एग्जाम में आएगी। तो न्यूज़ क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। पहले आरबीआई गवर्नर के नाम पर रखा जाएगा मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नया नाम। तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार पहली राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक को आयोजित किया और पूर्व आरबीआई गवर्नर और केंद्रीय वित्त मंत्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया है। अगस्त 1943 में सीडी देशमुख को आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और 1849 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया था, 1949 तक। ठीक है, तो पहले आरबीआई गवर्नर के नाम पर रखा जाएगा मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नया नाम। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई आप जानते हैं हमारे देश की सभी छोटी छोटी बैंकों की नियामक है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को करी गई थी और जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारे देश की मुद्रा को छापने का काम और बैंकों को नियंत्रित करने का काम आरबीआई का ही है। ठीक है, शुरुआत में जब आरबीआई खोली गई थी तो इसकी इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ थी। ठीक है गाइस, इस समय आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। ठीक है, जरूर जरूर कमेंट कॉलम में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने शॉर्ट्स नहीं देखा है वो जाकर के कल का शॉर्ट्स देख सकते हो। हमारी अपनी आपकी अपनी वीएससी अब एक नए अवतार में आ चुकी है, एक नई बिल्डिंग, एक नई जगह और एक बहुत ही भव्य जगह। ठीक है, तो आज यानी 24 फरवरी को आप सभी आमंत्रित हैं हमारी वीएससी में। ये वीएससी उत्तर प्रदेश के सिवली कानपुर देहात में पड़ती है। वहाँ पर आकर के आप आनंद ले सकते हैं। हमारी वीएससी में आज एक फंक्शन आयोजित किया जा रहा है वीएससी के स्थापित होने का, तो आप सभी आमंत्रित हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाना पसंद आया है, तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और जितने भी लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।